अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, क्रिकेट में एक नया बहरान और वजह एज़ यूजुअल इंडिया है। और इंडिया ने जैसा किया, वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो किया अब उसके साथ होना शुरू हुआ है। पहले पाकिस्तान ने इनकार किया था इंडिया में T20 का वर्ल्ड कप खेलने से, और अब बांग्लादेश ने भी इनकार कर दिया है कि वो भी भारत में नहीं खेलेगा। और वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है इंडिया की मोदी हुकूमत की, वो कम्यूनल हैं और वो मजहबी बुनियादों पर तफरीक करते हैं, इसलिए बांग्लादेश की टीम इंडिया खेलने के लिए नहीं जाएगी। और ये इस हुक्म के बाद किया है जब BCCI ने IPL की फ्रेंचाइज कलकत्ता नाइट राइडर्स में से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को उनके स्क्वाड से निकाल दिया। उसके बाद बांग्लादेश ने ये फैसला किया, बहुत सही फैसला किया, लेकिन इससे जो वर्ल्ड कप है उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी पैदा होगी। इंडिया और श्रीलंका मुश्तरका तौर पे ये वर्ल्ड कप फरवरी में वहाँ पे शुरू हो रहा था, और अब बांग्लादेश के साथ ग्रुप में और जो टीमें हैं, वेस्ट इंडीज़ हैं, इंग्लैंड है, नेपाल है और इटली की टीमें हैं। अब उन टीमों के जो मैचेस बांग्लादेश के साथ कलकत्ता और मुंबई में होने थे वो अब रीलोकेट होंगे श्रीलंका में, और ज़ाहिर है पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब होगा। और इसकी वजह यह है इंडिया की हठधर्मी, इंडिया की ज़िद, इंडिया का तकब्बुर इस बात पे कि उनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो क्रिकेट को जिस तरह चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गंदी और घटिया सियासत के लिए। तो बांग्लादेश ने ये जो किया है अपनी खुद मुख्तारी कायम रखने के लिए, इसका ज़ाहिर है असरात अब इंडिया को महसूस होना शुरू होंगे। और इसके बाद कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल होंगे वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त एक ये बहरान जारी है। देखते हैं इंडिया इस बहरान से अपने आप को कैसे बचाता है, और इंडिया की रेपुटेशन को और उनकी जो क्रिकेट के अंदर जो रेपुटेशन है वो बहुत ख़राब होगी इस फैसले से। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी, एक और नया वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। पिछला वर्ल्ड ऑर्डर जो आज से तकरीबन 25-30 साल पहले बना था, अब वो लगता है कि अब टूटने जा रहा है। और सिंगल पोलर वर्ल्ड था, अब लगता है कि फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। उसमें पाकिस्तान की जगह कहाँ पे है, क्यों है, जो इतने सारे बहरान और जंगें हम दुनिया में देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, दिफाई तजज़ियाकार है, और सुमेरा खान हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी समा की डिफेंस के एरिया में उनकी बीट है, तो उनसे बात करेंगे। और हमारा आज का टेल एंडर होगा, आजकल आप देख रहे होंगे कि जेन जी जो है और बेबी बूमर्स ये आपस में एक दूसरे को ताने दे रहे हैं मेंटल हेल्थ के, और शिकवे कर रहे कौन बड़ा मेंटल हेल्थ का शिकार है, इस पे हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन जेन जी, इसकी वजूहात क्या है। एक बच्चे ने खुदकुशी की लाहौर यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर बात करेंगे कि किस जनरेशन की कितनी जिम्मेदारी है और क्यों, और जो ज़हनी सेहत के मसाइल हैं। हॉट इशू होगा हमारा, सियासी दर्जा हरारत में कमी कैसे मुमकिन है। फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान हमें ज्वाइन करेंगे, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा 148 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान फिर भी गरीब क्यों। 2002 से लेके अब तक 144 अरब डॉलर, सोचे कितना होता है। पाकिस्तान की टोटल GDP का तकरीबन 1/4 बनता है। ये पिछले 20-22 साल में अफगानिस्तान को इमदाद मिली है, और उसके अलावा जो चीज़ें सिर्फ अमेरिका से, और इसके बावजूद गुर्बत देखे कितनी है, इस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू की हमारी टॉप स्टोरी, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हम शुक्रिया में ज्वाइन करने का। सुमेरा साहिबा बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। जाहिद साहब आपसे मैं बात कर लूँ, ये बताइएगा कि जो वेनेजुएला में हुआ है, अमेरिका ने जिस तरह वहाँ के सदर को और उनकी बेगम को गिरफ्तार किया है और फिर हथकड़ियाँ पहना के वो न्यूयॉर्क ले गए हैं, उन्हें एक जेल में डाल दिया है, ये क्या सिग्नल भेजा उन्होंने दुनिया में। और इससे ईरान के जो ज़ाहिर है वेनेजुएला के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे, ईरान की मौजूदगी वहाँ पे है, लोगों की, उनका सारा मुश्तरका उनकी आइडियोलॉजी है, कारोबार है, क्या असरात पड़ेंगे हमारे खित्ते पे इस वाक़े के जिसने दुनिया को हिला दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अफसार साहब फॉर द इनवाइट, और सुमेरा साहबा को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने एक तो 3-4 मैसेजेस कन्वे किया है जी इस वेनेजुएला के। एक तो उन्होंने पहली चीज तो ये कन्वे किया कि जो भी अमेरिकाज है, अमेरिकाज के अंदर इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपनी अपनी पॉलिसीज लेकर चलेगा। इवन वो अपने वेस्टर्न अलाइज को भी इतना अलाउ नहीं करेंगे कि वो इंटरफेयर करे अमेरिकन मामलात के अंदर। और ये उसी की आप क्रॉलरी समझ लें जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
इस पे पूरे अमेरिका की वो बात करते हैं कि इसके अंदर जो पॉलिसीज चल रही हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही हैं। फिर उन्होंने देखिए जो लीगल चीजें हैं, कांग्रेस को भी बाईपास किया, आज डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो भी शोर मचा रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था इस अटैक का। एक तो उन्होंने वो बताया कि इट इज प्रेसिडेंट ट्रंप और वो उनकी पॉलिसी चलेगी। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसी है या जो कह ले एस्टेब्लिशमेंट की जो वहां की पॉलिसी है उसको भी वो बाईपास और कांग्रेस को भी बाईपास करने की सलाहियत रखते हैं। थर्डली वो बता रहे हैं कि जी मैं जंगें तो नहीं चाहता, पीस चाहता हूं, बट जो मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, जो मेरा मिलिट्री एप्लीकेशन है, दैट विल रिमेन वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ माय पॉलिसी। ईरान में उसकी मैनिफेस्टेशन की, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाएंगे, लेकिन नेतन्याहू की एग्जिट स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए उन्होंने अपने आप को इम्प्लीमेंट की अपनी पॉलिसी ऑफ यूजिंग मिलिट्री एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जी मैं अपना इंस्ट्रूमेंट जो पॉलिसी है वो ये मैं रखूंगा और इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ईरान के ऊपर भी उन्होंने हल्का सा कन्वे किया है, दो कि उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन डिफरेंट होगी इन ईरान, यहाँ पे होगी। और तीसरी चीज ये है कि वेनेजुएला में जो मैं समझता हूँ मेन थिंग इज द ऑयल। बाकी इन्होंने ये जो नार्को टेररिज्म की बात की है, प्रेसिडेंट को वहां से उठाया है, ये तो अभी इमीडिएटली उन्होंने कर लिया, लेकिन मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज पॉलिसी लग रही है। ही इज वेरी क्लियर जो वो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का अभी समझ नहीं आ रही। असल चीज है कि जो अभी लीगल बैटल आगे लड़नी है, कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है इवन इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स, और गैलप भी जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुआ वो 60% से ज्यादा लोग यही कहते हैं कि वी डोंट वांट टू हैव वॉर विद वेनेजुएला। तो अब उसके अगेंस्ट गए हैं। अब ये देखना ये है कि ये अनफोल्ड कैसे होता है जी। दिस इज अ वेरी सीरियस एंड इंटरेस्टिंग सिचुएशन। राइट, सीरियस है, इंटरेस्टिंग तो पता नहीं पाकिस्तान के लिए है कि नहीं है। सुमेरा बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए क्या इंटरेस्टिंग है? ये तो मुझे तो सीरियस लग रही है, क्योंकि जो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, अमेरिका ने कर दिया, बार बार किया है, तो उसको तो दूसरे, और इसराइल ने भी किया है, इसको तो दूसरे ममालिक जब खुद फॉलो करेंगे तो पूरी दुनिया में एक अनरेस्ट हो जाएगा। अनरेस्ट के हिसाब से अफसार साहब, ऑल्दो के क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है आपने, बट यू आर आस्किंग इट ऑन अ वेरी राइट पॉइंट, क्योंकि अभी से वो सारा एक गेम प्लान जो है मेरा ख्याल रीजनल पावर्स को वो तरतीब दिया जाने लगा है। और मेरे हिसाब से अगर हम अपना बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी अगर इसको थोड़ा सा गेज बैक करना शुरू करें तो द होल थिंग हैड स्टार्टेड डेवलपिंग। आपको याद होगा एक एटॉमिक रिएक्टर अभी बना ही था, इनॉग्रेट ही हुआ था इराक का, और उस पर इजरायली जेट्स ने बॉम्बिंग कर दी थी इन 80s। अब 81 to 84 की डेट के दरमियान में ये सारी डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से बनी थी, और उसी वजह से, उस टाइम फ्रेम की वजह से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम भी फास्ट ट्रैक पे डाल दिया था। ये चीज़ें पाकिस्तान ने शायद सेंस कर ली थी। आज उस सारी तकलीफ के बाद पाकिस्तान इज एट अ स्पॉट कि इस गेम प्लान का हिस्सा भी बन सके, और अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत हद तक अपर हैंड हमारा है, क्योंकि अभी रिसेंट जो सऊदी अरेबिया यूएई का एक बीच में एक बड़ा ब्रीफ क्लॉज आया, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान वाज कंसल्टेड एंड पाकिस्तान रिमेन्ड ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट, अ ट्रेजेक्ट्री वी कैन से दैट डिप्लोमेटिक टर्म में। ट्रेजेक्ट्री हमारी पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये नज़र आ रहा है कि वी वोंट बी विक्टिमाइज समवेयर या वी वोंट बी यूज्ड समवेयर, लेकिन एक वो जो नेगोशिएशन टेबल है उस पे यू गॉट टू ऑब्टेन और कंटेन और रिटेन अ पॉजिटिव चेयर, जहां पे हमें एक मीडिएटर की या इंटरलॉक्यूटर की सीट जो है वो अवेलेबल। मेरा ख्याल है कि ये आपका अच्छी बात, आप ऑप्टिमिज्म की बात कर रही हैं एज ऑफ नाउ, लेकिन फॉर कमिंग 5 years सिचुएशन मे बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट लुक्स। मैं आपसे बात करूंगा कि अगर ईरान के साथ रजीम चेंज का कोई ऐसा मसला हुआ तो बलोचिस्तान बिल्कुल मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। लेकिन मैं जन साहब ये बताइएगा कि जो हमने देखा है यूनाइटेड नेशन जैसे भी कमज़ोर है, जैसे भी है, उसका कोई ना कोई भरम था, चाहे जस्ट टू शो टू द गैलरीज उससे कंसल्ट किया जाता था। आप इराक की जंग देख लें, अफगानिस्तान की जंग देख लें, अमेरिका ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूनाइटेड नेशन की अप्रूवल ली, स्टैम्प लगवाई। अब ये लग रहा है कि अब तो मतलब वो कहते हैं ना कि कोई पर्दा नहीं रहा, और माइट इज़ राइट का असूल जो हज़ारों साल से राइज है, अब तो वो पक्का हो गया है कि जिसके पास ताकत है वो अपनी मर्जी चलाएगा। अमेरिका ने ये साबित कर दिया, अपनी भी कांग्रेस को भी उन्होंने इत्मीनान में नहीं लिया। आप क्या देखते हैं कि ये कितना खतरनाक ट्रेंड है? ये देखिए अफसार साहब, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो गई जी। देखिए मैं खत्म ही समझे इन अ वे कि अभी आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को देखा है कि वो बहुत अंडरमाइन करते हैं जी यूनाइटेड नेशन को। पहले इजराइल ने अंडरमाइन किया,
हर लिहाज से, और दे हैड नो रिस्पेक्ट टू द रेजोल्यूशन। असल चीज तो होती है जो स्पिरिट ऑफ सपोर्टिंग यूनाइटेड नेशन है जी। फिर आपको पिछला जनरल असेंबली से जो प्रेसिडेंट ट्रंप का खिताब था, दैट वाज वेरी सरकास्टिक, वो भी बड़ा सख्त किस्म का खिताब था। फिर एस्केलेटर्स वाली आपको जिक्र याद होगा। फिर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रिसेंट पास्ट में बयान दिया है जी कि यूएन से ज्यादा वॉर्स तो यूएस ने रुकवा ली है। तो वो अपना जो यूनिपोलर जो या यूनिपोलैरिटी है उसको साबित कर रहे हैं कि इस वक्त जो ताकत है टू मेक डिसीजंस एंड टू कैरी फॉरवर्ड द डिप्लोमेसी एंड वॉर की जो दोनों एप्लीकेशंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही करेगा, और वही कॉल कर रहा है। और ऑफ कोर्स उसको अंडरमाइन किया है, लेकिन वो बस कुछ चीजों को लीगल कवर, जैसे अभी गाजा का चीजें हैं, लीगल कवर देने के लिए यूनाइटेड मैं यूनिपोलर की आपने बात की है, मैं उस पर ज़रा रहना चाहता हूँ। आपने कहा यूनिपोलर हो गया है और अमेरिका ने कहा है कि वो जैसे चाहेगा करेगा। हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे पहले, बल्कि कुछ दिनों पहले तक, अगर कुछ हफ्तों नहीं तो हम यूनिपोलर की बात नहीं कर रहे थे। सारी दुनिया कह रही थी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है। चीन बहुत मर्ज हो गया, ख़ास तौर पर चीन ने जो अपनी फ़ौजी मशकें की थी और जो अपनी उसने मिलिट्री माइट दिखाई थी, लगता था कि अमेरिका से भी बड़ी सुपर पावर बन गया। लेकिन आज ये लगता है कि जंग अगर कोई लड़ेगा या लड़ सकता है तो वो तो अमेरिका ही है सुपर पावर्स में से, और उसने एक ही झटके में अपने आप को रीअसर्ट कर लिया है कि सुपर पावर तो अभी भी अमेरिका ही है। और चीन हमें बज़ाहिर खामोश है, नज़र नहीं आ रहा, असर्ट करता हुआ अपने आप को एक और बराबर की ताकत के तौर पे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोई रूस और अमेरिका के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि आप यूक्रेन पे अपना काम कर लें, हम वेनेजुएला पे कर लें, जो बात हो रही है? देखिए, तमाम बड़ी ताकतों के कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जरूर होता है जी। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, अफसार साहब, चाइना का वो एक बिग मॉरल पावर तो फिलहाल सामने नजर आता है बनता हुआ, या बनना चाहेगा। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा के भी उसके हैं, लेकिन वो मिलिट्री एप्लीकेशन अभी तक कोई ना पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, ना पुराने पास्ट में कहीं हिस्ट्री में है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को यूज किया हो। और खास तौर पे दे विल नेवर गो एंटी अमेरिका। अभी भी आप देख ले, आपको याद होगा जब शाम के ऊपर स्टेटमेंट्स आई थी, रशिया का वो पार्टनर था, किसी ने क्या कर लिया जी, वो अमेरिकन पॉलिसीज, इजरायली पॉलिसीज चलती रही। अभी भी ये मेयर स्टेटमेंट है, खुद वो ताइवान के अंदर जो अपने उसके जो इंटरेस्ट है, उसने अपने वाइटल इंटरेस्ट बड़े क्लियर दे दिए। उनके लिए शायद वो मिलिट्री का इस्तेमाल कर भी ले टू प्रोटेक्ट दोज वाइटल इंटरेस्ट या टू परसू दोज वाइटल इंटरेस्ट। लेकिन अमेरिका को डिफरेंट रीजन्स में जाके चैलेंज करेगा मिलिटरीली, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन जी। वो रिसेंट पास्ट में भी, लेकिन चीन के जो मुफादात को नुकसान पहुंचा है पिछले कुछ हफ्तों में, और अब वेनेजुएला से जो तेल खरीद रहा था चीन, वो भी बंद हो जाएगा, तो चीन के लिए चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं। कैसे ओवरकम करेगा चीन इन चैलेंजेस को? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में फिर भी नहीं जाएगा जी। अभी तो रशिया के साथ भी उनकी कोलैबोरेशन चल रही है, कोऑपरेशन चल रही है। देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कॉन्फ्लिक्ट में जाए, मैं कह रहा हूँ चैलेंज को कैसे टैकल करेगा, क्या तरीका करेगा चीन, क्योंकि उसकी रेपुटेशन तो डैमेज हुई है। कंटेनमेंट, आई थिंक। देखिए, रेपुटेशन तो डैमेज हुई है जी। चाइना भी इसको सपोर्ट करता रहा, वेनेजुएला को, रशिया भी करता रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, रियल पॉलिटिक्स में ना अफसार साहब, ये रियल पॉलिटिक्स इस बड़ी क्रूअल चीज है जी। आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे टाइम पे बंडल, अभी रशिया ने देखे ना, सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने क्या कर लिया जी, इतना उनका सारा कुछ बिल्टअप करके। ईरानियंस ने क्या कर लिया जी। जब तक जिन मुल्कों की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है, उनके साथ बिग पावर्स भी उनको उतना ही यूज करती हैं जहां तक उनको जरूरत होती है। वो अपनी कन्फ्रंटेशन विद अमेरिका एज ऑफ नाउ, मैं अभी कम से कम 20-25 साल आगे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं देख रहा, न रशिया की न चाइना की विद अमेरिकन। हाँ, इंटिमिडेशन, क्वर्जन या किसी और इकोनॉमिक क्वर्जन में, इंटिमिडेशन में जा सकते हैं, और तरीकेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आई एम नॉट फोर्सिंग एनी, एटलीस्ट कम से कम 2 डिकेड्स। सुमेरा, ये जो जनरल साहब ने बात की है कि अगले 20-25 साल वो कोई अमेरिका, चीन और रूस को कोई कन्फ्रंटेशन करते नहीं देखना चाह रहे, इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं और उनको अपना दिफा, और बहुत सारे दूसरे ममालिक में ये बात इस्टेब्लिश होगी कि अगर आपने अपना दिफा करना है तो खुद अपने पाँव पे, अपने बाजू पे करना पड़ेगा, और पाकिस्तान ने करके दिखाया भी। तो आप अगले इन 20-25 साल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कि जाहिर है एक तो अपने आप को मजबूत और दिफाई तौर पे करना चाहिए, उस दिफाई मशीनरी को चलाने के लिए
जो मईशत की बेहतरी है वो कितना ज़रूरी है? अब्सार साहब, अभी पिछले कमेंट में मैंने इसीलिए लिंक किया था वो इजरायली जेट्स का और इराकी जो फ्रांस से उन्होंने बनाया था वो एटॉमिक रिएक्टर, वो मैंने मिसाल इसीलिए दी थी कि पाकिस्तान ने आलमी ताकतों से, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का या हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक बड़ा अच्छा रुख है कि हम उन ताकतों के टोटली विद ऑल सेबर रैटलिंग अगेंस्ट जाने के बजाय हम बना कर रख के अपने वो अहदाफ वसूल करते हैं। मेरा ख्याल है कि यही पॉलिसी रहनी चाहिए और रहेगी भी यही। और आपकी जो पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है पिछले 4-5 साल में, देयर इज वन वेरी प्रोमिनेंट पैराग्राफ इन फर्स्ट 50 पेजेस जब रिवील हुए थे, उस वक्त मोईद यूसुफ ने किए थे, आपको याद होगा उसमें बड़ा क्लियरली ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान वुड नॉट गो इनटू ब्लॉक पॉलिटिक्स। और यही सबसे अक्लमंदी का काम है। पाकिस्तान अभी चाइना को भी बड़े क्लियरली बता चुका है कि आपके साथ हमारी दोस्ती ऑल वेदर, ऑल स्ट्रेटेजिक, एवरीथिंग। अमेरिका के साथ भी हम अपनी जहतों के मुताबिक अपना ताउन रखेंगे और इसी में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की भी बका है। हमारे दिफाई जितने अहदाफ हैं पूरे होंगे, हुए भी हैं। देखिए, बहुत प्रोपेगेंडा भी हुआ बहुत हद तक, लेकिन जब मई में आपने जवाब दिया तो आपको दुनिया ने जो चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट था उसका आपने बेटर देन चाइना एक अच्छा एडवर्टाइजर आपको टाइटल दिया। द वर्ल्ड पावर्स, बेसिकली सेल्फ रिलायंस, दिफा खुद अपने हाथ में। बट देयर इज अनदर टर्म टू इट, सेल्फ रिलायंस, एंड डोंट लेट एनीवन बिकम एल्बेट्रॉस अराउंड योर नेक, कि उस बोझ को लिए बगैर आप अपनी पॉलिसी पे स्टेडफास्टली चलें। वो कहते हैं कि वो गले में आप ना लटकाएं, किसी का बोझ ना लटकाएं, किसी को भी बोझ मत लटकाएं। दिस इज वेरी स्मार्ट एंड दिस इज व्हाट कि कुछ अरसे तक जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इंडिया में, आपने देखा होगा कांग्रेस ने बड़े स्मार्टली इन चीज़ों को लेकर चले। उन्होंने बहुत सारे हार्श इवेंट्स के बावजूद पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक कभी टूटा नहीं, बिकॉज दे वर रनिंग स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी। और शायद भारत में भी इंटरनल क्वार्टर्स को महसूस हो गया है कि वी नीड दैट। स्मार्टनेस के साथ मिलिट्री माइट बहुत जरूरी है और अच्छी मईशत। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान हमसे बात कर, जनरल जाहिद महमूद साहब। और वक्त हुआ इस वक्त टेल एंडर्स का। देखते हैं कि लाहौर यूनिवर्सिटी में एक वाकया हुआ, एक बच्चे ने खुदकुशी की, उसके बाद इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं, कभी नई जनरेशन को कभी पुरानी को, लेकिन जो असल इशू है मेंटल हेल्थ का उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। ये आप देखिए हमारा टेल एंडर और एक रील जो बनाई है मैमूना सत्तार ने। लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक बच्चे ने 4th फ्लोर से कूद के अपनी जान ले ली। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कोई एक केस नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चा एक्सट्रीम जहनी दबाव का शिकार था और यूनिवर्सिटी की और पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट से बात कंफर्म करती हैं कि बच्चे के मेंटल हेल्थ इश्यूज मौजूद थे। तो यहाँ एक सीरियस सवाल पैदा होता है, फॉर समवन हु इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद मेंटल इलनेस, इज दिस व्हाट एजुकेशन इज सपोज्ड टू फील लाइक? पाकिस्तान में 1 in 3 पीपल आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। और सोचिए कि हम इस बढ़ते प्रॉब्लम के लिए क्या कर रहे हैं, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज़। मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है और फिर 75% अटेंडेंस। लाइफ एंड डेथ का मसला क्यों है? एक स्टूडेंट क्लास अटेंड करे बिकॉज वो क्लास से वाकई कुछ लर्न करता है, नॉट बिकॉज इट्स मैंडेटरी फॉर द एग्जाम। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बीइंग एम्पैथेटिक। एज अ सोसाइटी हमें ये सीखना है कि हमारे आज के अनएम्पैथेटिक बिहेवियर का विक्टिम विल ग्रो अप टू बी अनदर इनसेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, और फिर ये साइकिल यूं ही चलती रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि सक्सेस फेलियर अपनी जगह और बच्चों के मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज सक्सेस मैटर्स बट अ ह्यूमन लाइफ मैटर्स मोर। यस, ह्यूमन लाइफ मैटर्स मोर, नो डाउट अबाउट दैट। सिर्फ पेरेंट्स को नहीं समझना चाहिए, टीचर्स को भी समझना चाहिए, पूरे निज़ाम को समझना चाहिए और उस ओल्डर जनरेशन को समझना चाहिए जो खुद ऐसी चीज़ों में से गुजरी है, इन प्रेशर्स में से। अब आप सोचें कि अटेंडेंस लाइफ एंड डेथ इशू क्यों होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स का? क्या इस पर डिपेंड करता है किसी स्टूडेंट की ग्रोथ या उसकी लर्निंग कि उसने अटेंडेंस 75% की है या 72% की है? तो ये हम जिसमें से खुद गुजर चुके हैं, जिस तरह हमारी ट्रेनिंग हुई है, इस दौर के बच्चों की ट्रेनिंग वैसे नहीं हो सकती। उनको थोड़ा आप रिलीफ दें, उनको अपने ज़माने के हिसाब से जीना है। हम गर्म ठंडे कमरे में नहीं बचपन हमने गुजारा, उन्होंने गुजारा है। इसलिए उनकी जब ट्रेनिंग होगी फील्ड में तो उनकी इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये ओल्डर जनरेशन को सोचना है, सोचिए और इस पे काम कीजिए। लेकिन जन जी का ये भी सोचना चाहिए कि जब ओल्डर जनरेशन को अच्छा सोचती है तो उनको भी आगे से थोड़ी कम से कम तमीज़ ही कर लें। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त तो हमारे आज के हॉट इशू का, सियासी दर्जा हरारत में कमी कैसे मुमकिन है भी या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। जी सलाम। ये फरमाइएगा कि जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त मुल्क में और
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रही है। हुकूमत ने रजामंदी का इजहार भी किया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 5 बड़े बैठ जाएँ तो मामला हल हो सकते हैं। आपकी एक कमेटी है, वो भी कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि कोई कमी आएगी इस सियासी दर्जा हरारत जो इतनी सर्दी के बावजूद इतना ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान में? साहब, एक तो जाहिर है कि हमारे लिए बड़ी इत्मीनान की बात है कि अब से चंद हफ्ते पहले जब हमने ये बीड़ा उठाया कि डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे होना चाहिए, तो उस वक्त इतनी उसके टेकर नहीं थे। लेकिन आज महीने सवा महीने के बाद जब महमूद मौलवी साहब ने, इमरान इस्माइल ने, मैंने और दोस्तों ने मिलकर नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई, हमने ये एक एफर्ट की, उसके बाद अब ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया पे हर जगह ये आवाज है कि एक नेशनल डायलॉग जो है वो जरूरी है और चीजों को कूल डाउन करना जरूरी है, टेम्परेचर नीचे लाना जरूरी है। अब इसके लिए जिस तरह आपने अपने सवाल में ही पूछा है कि अमली इक़दामात की जरूरत है, वो क्या है? देखिए, आपने बातचीत शुरू करनी है। फिलहाल मसला ये है कि जो इमरान खान है, एस्टैब्लिशमेंट है और हुकूमत है, उनके ताल्लुकात इतने कशीदा हैं कि उसके अंदर वो एक दूसरे के साथ बैठ भी नहीं सकते। तो जब तक ये सूरत हाल इतना हाई रहेगा टेम्परेचर, तो जाहिर है कि बातचीत नहीं हो सकती। इसके लिए हमारी तजवीज़ ये है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मेहरबानी करे और कुछ ऐसे इक़दाम करे जिससे कि टेम्परेचर नीचे आए। मिसाल के तौर के ऊपर कोट लखपत में जो असीर रहनुमा हैं, उनको रिलीज़ कर दे। ख़वातीन जो पीटीआई की हैं, उनको थोड़ा जो है वो रिलीफ़ मिले। उससे देखिए फिर अगले मरहले में आप इमरान खान से ये कहेंगे कि जो पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स हो रही हैं ऑफिशियल अकाउंट से, आप उनसे दूरी इख्तियार करें। ये जो 3 इक़दामात हैं, ये बहुत अहम है फॉर्मल मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, ताकि जब आप बातचीत करें, बैठें, तो एक ऐसा माहौल हो जिसमें बातचीत हो सके। अच्छा, लेकिन आपकी कोशिशें जो हैं लगता है कि वो कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, आपने उनको शिरकत की दावत दी अपनी कौमी कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने आपकी दावत मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे क्योंकि आपने पीटीआई को तो बुलाया नहीं जो असल पार्टी है। ये झगड़ा क्या है? नहीं, हमने तो पीटीआई को भी बुलाया है, हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को भी बुलाया है। और लेकिन देखिए, एक प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों का मानना है कि आप कोट लखपत के लोगों की रिलीज की बात क्यों करते हैं। देखिए, मसला ये है कि अल्लामा ये नासिर तहरीक अब्बास साहब तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहती है। ये दोनों ही का प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम इनका ये है कि जी आप इनकी अच्छा, वो कहते हैं कि कोट लखपत वाले वहीं जेल में ही रहे, वो बाहर ना आए। मैं हैरान हूँ। मतलब एक बड़े सीनियर पीटीआई के रहनुमा स्पीकर साहब के पास चले गए, उन्होंने कहा कि जी आपने ये जो मुलाकात करके ये जो कह रहे हैं कि कोट लखपत के लोगों को निकाल दें, तो ये तो बड़ी गलत है, इस तरह तो हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। ये जो मुसीबत है, आप बताइए कि हम इससे कैसे मतलब जान छुड़ा सकते हैं? ये तो एक अजीबोगरीब बात है। हमारी मसला अहमियत ये नहीं रह है, जाएगी, ये कौन से लोग कह रहे हैं? ये महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं, अल्लामा अब्बास नासिर साहब नहीं कह रहे हैं, या पीटीआई के लीडर्स कह रहे हैं? नहीं, पीटीआई के एक बड़े सीनियर लीडर ने जाके ये कहा। लेकिन मैं अभी आपको आगे जाके ये कहना चाहता हूँ कि मुसीबत ये है कि देखें, इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है, और जो उनके सेक्रेटरी जनरल हो गए, सदर हो गए, एक आध बंदा और दो हो गए, ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वगैरह हो गए। इसी तरह से मेरा बड़ा एहतराम है चकज़ई साहब का, अल्लामा नासिर अब्बास साहब का। लेकिन अब्सार साहब, आप मेरी बात को, आप इतने सालों से पॉलिटिक्स कवर करते हैं, आप खुद भी अच्छी तरह जानते हैं, इमरान खान इन लोगों को नहीं जानते, ना ये इमरान खान को जानते हैं। हमारा जो मुद्दा है, हम इसलिए कोट लखपत के दोस्तों को कह रहे हैं कि रिलीज करें। और ये बात मैंने जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से, उनसे मैंने मुलाकात में भी ये बात कही कि देखिए, एक तरफ अयाज सादक साहब बैठे हैं, राना सनाउल्लाह बैठे हैं, आजम तारड़ बैठे हैं, इसहाक डार साहब जो है वो बैठे हैं, तो दूसरी तरफ कौन बैठेगा?
देखिए दूसरी तरफ अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जिनको इमरान खान नहीं जानते, तो वो आपकी बात इमरान खान तक कैसे कन्वे करेंगे। लिहाजा दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी का बैठना, एजाज चौधरी का बैठना, महमूद रशीद का बैठना, यास्मीन राशिद का बैठना, उमर चीमा का बैठना, दैट ब्रिंग्स दैट कंफर्ट फॉर द इमरान खान के, अच्छा जिनसे मुझे वो लेकिन ये ओपन। बताएं कि ये जो जिन लोगों का आपने जिक्र किया, पीटीआई की सीनियर क़यादत है ये, और जेलों में है, कुर्बानियां दे रहे हैं, बहुत सालों से ये पीटीआई के साथ है, कोई नए नए भी नहीं आए, फिर इनकी मुखालफत पीटीआई के लीडर ही क्यों करेंगे या सादिक से जाके, जिनको वो बज़ाहिर तो तनकीद करते हैं। कौन लोग हैं वो पीटीआई के अंदर जो इन जेल के अंदर रहने वालों की मुखालफत कर रहे हैं कि इनको बाहर ना आने दें? मतलब बहुत अजीब बात, बहुत अजीब इल्ज़ाम लगाया आपने ये। नहीं नहीं, अजीब इल्जाम नहीं लगाया। बड़ी देखिए, इमरान खान के बाहर आने से इन लोगों को खतरा है ना। इमरान खान बाहर आते हैं, ये लोग बाहर आते हैं, हम लोग पार्टी के अंदर आते हैं, तो कौन फारग होगा? ये मौजूदा पीटीआई लीडरशिप तो फारग नहीं हो तो इसका जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग इमरान खान को भी बाहर नहीं आने देना चाहते और लाहौर बिल्कुल भी नहीं। कोट लखपत वालों को भी बाहर नहीं आने देना चाहते। और देखिए ना, मैं एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। मैंने इमरान खान साहब से ये बात जेल में कही कि आपका जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त आपकी जेल ने एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट कर दी है, और जो लोग बाहर हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप बाहर आए, क्योंकि आपके नाम के ऊपर यूट्यूब चल रहे हैं। बार बार रोज जब मैं ये बात सुनता हूँ कि जी इमरान खान जो है वो डट गए हैं, और वो तो पूरी जो है वो उम्र जेल में गुजार देंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। भाई क्यों बाहर नहीं आएंगे? ये ख्वाहिश जो है ये रोजाना पीटीआई के इनकलाबी, जो ओवर इनकलाबी यूट्यूबर हैं और जो सोशल मीडिया के बड़े लोग हैं, उनकी तरफ से आपको रोज नजर आती है। उसके लिए इमरान खान की हमदर्दी नहीं है। फिर जो आर्मी चीफ के खिलाफ, अच्छा फील्ड जो मार्शल के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जाती हैं जानबूझ के, कि देखिए जी वो पाँव में गिर गया हुकूमत। मसलन आजकल एक बड़ी लाइन है जी कि अब जी वो सोहेल अफरीदी ने कह दिया है लॉन्ग मार्च का, तो हुकूमत पाँव में गिर गई है। भाई वो पूरा साल ही वो तो कहते रहते हैं कि हम आज आ जाएंगे, कल कर देंगे, तो फिर इसका पाँव में ये जानबूझ के ये रंजिशें पैदा की जाती हैं, बातें की जाती हैं ताकि मुज़ाकरात ना हो। और मैं आपको बताऊं, ये हर तरफ एक वॉर इकोनॉमी होती है जिससे लोग फायदा उठा रहे होते हैं। बड़े एंकर्स को भी ये मसला आ जाता है कि ये बातचीत कैसे होगी, ये तो जब तक इमरान खान को वो जो है वो एक निशान नहीं बना देंगे तो उसके बगैर तो बात ही नहीं बननी। तो ये तो वॉर इकोनॉमी है, वो दोनों साइडों अच्छा को चले। इस बात का इदराक होना अच्छा चाहिए। मुझे सिर्फ आखिरी लेकिन आखिरी लेकिन आखिरी 3 सेकंड, इ- आखिरी 3 सेकंड, दोनों साइडों को इस चीज का इदराक होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप ये है कि ये लड़ाई बढ़े और कंटिन्यू करे। अगर उनमें इतनी भी अकल नहीं है कि वो ये देखें कि इस लड़ाई में जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप फायदा उठा रहा है, तो फिर तो ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये आपने तो सारी पीटीआई की आदत को मशकूक कर दिया कि आपने याद सादिक को जाके जिन्होंने कहा, नाम तो उसका बता दें। अगर आपकी इंफॉर्मेशन इतनी ऑथेंटिक है तो आप ये नाम क्यों नहीं बता सकते कि याद सादिक को जाके किसने कहा? याद सादिक का नाम आपने लेकिन बता दिया, दूसरी साइड नहीं, का वो नाम नहीं जिसका बता भी रहे। जिसका ये तो नाम बताएंगे, बात यह है, यार सादक का भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नून लीग की लीडरशिप को, जो एक सीनियर लीडर थे उनको जाके उन्होंने आपने कहा। याद सादिक का नाम मैं लिया है कि मैंने याद सादिक अच्छा से क्यों मैंने मुलाकात होगी? मैंने आप मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लोग जो हैं वो अ, जो भी बंदा आएगा उसने कौन सा मान जाना है, वो तो मानने की तो बात नहीं है, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि नहीं एक लेकिन आपकी सेंटिमेंट है, इंफॉर्मेशन मिसाल के ऑथेंटिक तो तौर के होगी ना। ऊपर। नहीं नहीं, अथेंटिक की बात नहीं है, वो छोड़ देना, वो तो ऐसे ही अब आप उसको कंट्रोवर्सी, वो ठीक है, ये अंडरस्टैंड कि वो रेटिंग में नहीं अच्छी होगी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी जरूरी नहीं है। नहीं, लोग अच्छा कहेंगे तो कि आप मैं इल्जाम लगा सिर्फ, रहे हैं सब पे। नहीं कोई इल्जाम नहीं है इसमें स्पष्ट। आप खुद बयान देख लें कि जो लोग ये कहते हैं बार बार कि जी आप अडयाला से के बजाय कोट लखपत को जो है वो मरकज बना रहे हैं, और ये बड़ी एक थी, ये तो माइनस इमरान खान है, ये वो सारे लोग हैं जो कि असल में चाहते हैं कि ना कोट लखपत वाले बाहर आए ना अडयाला वाले बाहर आए। आप इनके बयान उठा के ठीक देख है, तो लें तो ओपन बात है, इसमें कोई ये ऐसी बात तो खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप गई थी अभी लाहौर, उन्होंने ये बात की है कि अडयाला की बजाय कोट लखपत को आप बना रहे हैं। तो ये बताइएगा, जो अभी एक तासुर बन रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक मुखालफत है इस बात की कि 4-5 लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के जिन्होंने पीटीआई पे कब्जा कर लिया है और इसको एक खैबर पख्तूनख्वा के रंग में डाल दिया तकरीबन पूरे मुल्क की जो जमात थी। और आप जो बात कर रहे हैं कि लाहौर की लीडरशिप को या पंजाब की लीडरशिप को पीटीआई की बिल्कुल उन्होंने भुला ही दिया है और निकाल रहे हैं हर किस्म के इशू से, तो आप समझते हैं कि पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता महदूद होती जा रही है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक? देखिए
पंजाब तो सारा पीटीआई के साथ है, पाकिस्तान पूरा पीटीआई के, इमरान खान के साथ है। पीटीआई के साथ तो खैर नहीं कहा जाता, इमरान खान के साथ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में भी इमरान खान उससे ज्यादा पॉपुलर हैं जितने वो केपी में हैं, क्योंकि पंजाबियों की जो कुर्बानियां हैं तहरीक इंसाफ के लिए वो बहुत ज्यादा। देखिए 34,000 बंदा अगर गिरफ्तार हुआ है तो 30,000 बंदा पंजाब से गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब खैबर तो इस वक्त पख्तूनख्वा पीटीआई के में कहीं लीडर, नजर नहीं आ रहा, नहीं वो सिंध तो आप नजर नहीं नजर आ आने रहा। नहीं ना दे रहे। सोहेल आफरीदी यहाँ पे आए और जिस किस्म की घबराहट का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुजाहरा किया, उसी से आप अंदाजा लगा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बात करता हूँ, मैं अक्सर ये देखता हूँ, हमारा नहीं, भाई ये है तो नहीं, छोटा सलमान अकबर राजा तो नजर आ रहे थे, वो भी पंजाब के ही हैं, उन्हें पंजाब हुकूमत ने कुछ नहीं कहा, बाकी सबको कहा कि अंदर बैठ जाओ। नहीं, 700 आदमी तो सिर्फ लाहौर में गिरफ्तार हुआ है भाई। सलमान राजा साहब तो प्रिविलेज्ड आदमी हैं, उनको कौन गिरफ्तार करता है? लेकिन सलमान उनकी राजा साहब तस्वीरें तो भी कभी नहीं लंदन इस्तेमाल कर होते रहे हैं। पीटीआई जितनी कैंपेन चला रही है इस वक्त, तो उसमें कहीं पंजाब के किसी लीडर की तस्वीर, सिंध के किसी लीडर की तस्वीर, किसी मरकजी रहनुमा की तस्वीर नहीं, सिर्फ वो 4-5 लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के जिनकी तस्वीरें भी पोस्टर्स पे लग रही हैं और उन्हीं के जरिए कैंपेन चल रही है। मेरा ये मेरा तो पंजाब हुकूमत ख्याल नहीं नहीं करवा है। रही ना। नहीं, वो तो देखे ना, एक अपनी कैंपेन्स लोग खुद कर चलाते हैं ना, तो पीटीआई पंजाब वाले भी चला लें। पीटीआई पंजाब वाले चला नहीं सकते, उनके खिलाफ केसेस हो जाते हैं। सलमान राजा साहब वगैरह तो खैर एक्सेप्शन है, वो तो बाहर भी जा सकते हैं, कभी लंदन होते हैं, कभी कनाडा फंडिंग कर रहे हैं, कभी किधर कर रहे हैं। हम तो 3 साल से ईसीएल पे बैठे हुए हैं। लेकिन इशू ये है कि वो इन क्यों लोगों के लिए एक्सेप्शन तो है? लॉ कानून, इनके लिए कानून अलहदा है, हमारे लिए कानून अलहदा है। ये तो एक प्रॉब्लम है ना। लेकिन दूसरी तरफ इशू ये है कि जो आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, वहां पर भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तो ग्रुप्स हैं ना, ठीक, जिनको जो है वो प्रॉपर वो समझते हैं अच्छा, लिफ्ट नहीं हो रही। और ठीक, पंजाबियों की ये बात, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, चाहे अली मीन गंडापुर की हो, चाहे अपना सुहेल हो, अभी सुहेल ने पहली बार जाके कम से कम इन लोगों से मुलाकात तो की है ना, वरना हम तो 6-7 महीने जेल रहे। अभी वो शफी जान जो हमारा भाई है छोटा, हमारा ये जो केपी का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो आके कहता है जी हम ये तो पार्टी में चले गए, छोड़ गए, हम तो 7 महीने जेल गए, आपने तो हमें पूछा तक नहीं, हमने तो कभी आपको ठीक, अपनी तारीख पे भी नहीं ठीक देखा। है, तो आप आके सिर्फ ठीक, लेक्चर देते हैं, तो वो एक अजीबोगरीब बात। ठीक। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात करने का वक्त। एक के बाद एडिटोरियल, आज का एडिटोरियल अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए अफगानिस्तान की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि 2002 से 2025 तक अफगानिस्तान में $148 बिलियन खर्च किए अमेरिका ने, सिर्फ अमेरिका ने। अमेरिका ने सिक्योरिटी के लिए अफगानिस्तान में $88 अरब, गवर्नेंस के लिए, हुकूमत चलाने के लिए $35 अरब और फलाह के लिए, तरक्की के लिए, कामों के लिए $7 अरब खर्च किए। और जब से 2002 से 2021 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में $144 अरब खर्च किए 148 में से, और बाकी तकरीबन 4 अरब जब तालिबान की एंटी अमेरिकन वहाँ पे हुकूमत आई है, उस पे $4 बिलियन अफगानिस्तान को दे चुका है। और वो किधर गए हैं? ये $148 बिलियन किधर गए हैं? अफगानिस्तान में आप जाके गुर्बत देखें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ के सेहत और तालीम के मराकज़ देखें, और वहाँ की सड़कें और डैम का हाल देखें, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे ना कोई रोज़गार है, वहाँ से लोग पाकिस्तान आना चाहते, मुहाजिरीन वापस नहीं जाना चाहते। ये $148 अरब किधर गया? ये है वो सवाल जो अफगानिस्तान के अवाम को अपनी इलीट से पूछना चाहिए, जो हर तबके से ताल्लुक़ रखती, चाहे उसमें मुल्ला हो, चाहे उसमें मिलिट्री हो, चाहे उसकी जुडिशरी हो, चाहे वहाँ के कम्युनिस्ट हो, चाहे वहाँ के लिबरल्स हो। सब ने खाया लूटा अफगानिस्तान को और अमरीकियों को, और अपनी तिजोरियाँ भरी और अपनी जायदादें बनाई बाहर के मुल्कों में, और अपने बच्चों को रखा दूसरे मुल्कों में, उनको याशी की ज़िंदगी दी, और अफगानिस्तान के अवाम को भूख, नंग, जंग और मौत दी, और अब उनको रोज़गार भी नहीं दे रहे। इसके मुकाबले में ताना किसको? पाकिस्तान को, जिसने इस तमाम अरसे में अमेरिका से कितने पैसे लिए? $1.2 अरब, सिर्फ $148 अरब अफगानिस्तान को गया। और वो किधर गया वो नज़र आ रहा है। जो यहाँ पे जो दहशत गर्दी हो रही है ना, इसके पीछे वही अमरीकी इमदाद है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।